लेक्चर में पढ़ लिया था सिर्फ अध्याय 15 उसके बारे में हम लोगों ने उसकी एक्सरसाइज पढ़ ली थी। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अध्याय 16 उसका वो जो कि है कृषि विधियां एवं उपकरण। जो कृषि एग्रीकल्चर होता है हम लोग का, जो हम लोग के खेतों में खेत खलिहान में जो हम लोग की कृषि होती है उसकी विधियाँ क्या क्या हैं, क्या क्या उसकी प्रोसेस है और उसकी जो मतलब उपकरण और इम्प्लीमेंट्स मतलब कि उसमें जो जो उपकरण यूज़ होते हैं, जो जो मशीनें यूज़ होती हैं, उनके बारे में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो उसके आज हम लोग एक्सरसाइज पढ़ेंगे। तो अभ्यास प्रश्न कुछ ऐसे दे रखे हैं, इसका थोड़ा सा जूम कर लेते हैं हम लोग, उससे आपको अच्छे से दिख रहा। तो इसके जो अभ्यास प्रश्न दे रखे हैं, पहला इसमें क्वेश्चन दे रखा है धान के खेत, जो धान होता है उसके खेतों में एक सामान्य नाइट्रोजन स्थिरीकारी कौन सा है। इनने बोला जो धान के खेतों में एक सामान्य, एक जो नेचुरल या सामान्य अवस्था वाला जो नाइट्रोजन स्थिरीकारी कौन सा है, तो आप बोलोगे एजोस्पाइरिलम। जो एजोस्पाइरिलम होता है वो धान के खेतों में एक सामान्य नाइट्रोजन स्थिरीकारी होता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन दे रखा है जो रबी की फसल बोई जाती है, जो रबी की फसल है वो बोई जाती है कहाँ, कब बोई जाती है, नवंबर अप्रैल के मध्य में। नवंबर से अप्रैल के जो मध्य का जो कि समय होता है उसमें जो रबी जो फसल होती है वो क्या कही जाती है, बोई जाती है या फिर वो लगाई जाती है, जिससे वो उत्पन्न होती है और जिससे हम लोग को रबी की जो फसलें हैं वो देखने को मिलती हैं। अब तीसरा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी एक खरीफ की फसल है। अब इन्होंने दे रखा नीचे चार ऑप्शन में कि निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल है, तो आप बोलोगे जो खरीफ की फसल है वो कौन सी है, मक्का। मक्का यानी कौन की जो फसल होती है वो जो कि कौन सी है, खरीफ की फसल है। ठीक है, किसकी फसल है, खरीफ की फसल है। खेत जोतना कहलाता है, खेत जोतना क्या कहलाता है, टीलिंग कहलाता है। जो खेत होते हैं, खेत खलिहान जो कि होते हैं, तो उसे जो जोतना या उसको खोदना, जो भी उसके उसे बोने के लिए खेत को, तो जो खेत जोतना कहलाता क्या है, इसकी प्रोसेस को कहते क्या है, तो आप बोलोगे टीलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, टीलिंग कहते हैं। पांचवा क्वेश्चन ये रखा कि निम्न में से कौन सा जीव वर्मी कंपोस्ट बनाने में प्रयोग किया जाता है। निम्न में से कौन सा वर्मी कंपोस्ट बनाने में प्रयोग किया जाता है, तो आप बोलोगे केचुआ। जो केचुआ होता है वो वर्मी कंपोस्ट बनाने में प्रयोग किया जाता है। कौन किया जाता है, केचुआ। अगला क्वेश्चन है अकार्बनिक पदार्थों जो पोषक तत्वों के रूप में प्रयोग किए जाते हैं क्या कहलाते हैं। जो अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, इन अकार्बनिक जो पदार्थ होते हैं जो पोषक तत्वों के रूप में प्रयोग किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, उर्वरक। यानी कि उर्वरक जो होते हैं, जो हम लोग को डालने के लिए उर्वरक खेतों में डाले जाते हैं, जो अकार्बनिक पदार्थों को पोषक तत्वों के रूप में प्रयोग किए जाते हैं तो क्या कहलाते हैं, वो उर्वरक कहलाते हैं, फर्टिलाइजर कहलाते हैं। ठीक है, सातवां क्वेश्चन है कार्बनिक खाद का प्रयोग। जो कार्बनिक खाद का प्रयोग किसमें मतलब क्या करना चाहिए, कार्बनिक खाद का प्रयोग कैसा करना चाहिए, हम लोग को उसको बढ़ा देना चाहिए। कार्बनिक खाद का प्रयोग हम लोग को बढ़ाना चाहिए, जिससे हम लोग को खेत में उत्पत्ति ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलेगी और पोषकता भी जो खेत होगी, जो कि फसल होगी, उसमें ज़्यादा देखने को मिलेगी। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी प्रक्रिया मिट्टी में पोषक पदार्थों की मात्रा को पुनः बढ़ा देती है। इन्हें बोला जो निम्न में चार नीचे प्रक्रिया दे रखी है उनमें से कौन सी जो प्रक्रिया जो मिट्टी में पोषक पदार्थों की मात्रा को पुनः बढ़ा देती है, तो आप क्या बोलोगे, जो ये सभी जो होती हैं ये क्या करती हैं, निम्न में से कौन सी प्रक्रिया मिट्टी को पोषक पदार्थों की पुनः बढ़ा देती है, वो ये सभी बढ़ा देती है। खाद डालना भी बढ़ा देती है, फसल चक्र भी बढ़ा देती है, उर्वरकों का प्रयोग भी बढ़ा देती है मिट्टी की पोषकता। ठीक है, अब निम्न में से अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी फसल को अधिक नाइट्रोजन की आवश्यकता नहीं होती है। इन्हें बोला जो इन्हें फसलें रखी हैं नीचे, निम्न में से कौन सी फसल जो ऐसी है जिसमें नाइट्रोजन की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होती, तो आप बोलोगे जो बरसीम की फसल होती है उसमें नाइट्रोजन की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है खरपतवारों के उन्मूलन के लिए उपयोग किया जाता है, नहीं किया जाता है। जो खरपतवार होते हैं उनके उन्मूलन के लिए उपयोग क्या नहीं किया जाता है, जो कीटनाशी होता है, पेस्टिसाइड्स होते हैं उनका प्रयोग नहीं किया जाता खरपतवारों के उन्मूलन के लिए। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है कि जो निम्न में से कौन सा एक हानिकारक कीट नहीं है। जो पेस्ट होता है वो निम्न में से कौन सा एक हानिकारक जो कीट वो नहीं है, वो कौन सा है, मधुमक्खी है। एक्चुअली मधुमक्खी काट ले तो वो हम लोग के लिए हानिकारक हो जाती है, हम लोग के जगह यहाँ सूज जाते हैं हम लोग, यानी कि स्वेलिंग हो जाती है, लेकिन वो एक एक्चुअल में एक हानिकारक कीट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वो जो है हम लोग को शहद का निर्माण करती है ज़्यादातर और ज़्यादा कोई नुकसान नहीं पहुँचाती, हमारे भले के लिए वो मतलब कि जो हमारे भले के लिए वो प्रयोग होती है, तो ये एक हानिकारक कीट नहीं है। अगला क्वेश्चन है जो कंबाइन
कंबाइन जो होता है उसका प्रयोग किया जाता है, किस में किया जाता है, इन सभी के लिए, मतलब जैसे कि थ्रेसिंग के लिए भी किया जाता है, कटाई के लिए भी किया जाता है, अनाज को पृथक करने के लिए भी किया जाता है कंबाइन विधि का प्रयोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है जो ब्रीडिंग होती है, ब्रीडिंग, जो ब्रीडिंग क्या है, फसल विकास हेतु तकनीक, जो ब्रीडिंग है वह फसल की विकास हेतु तकनीक कहलाती है। और जो भारत में हरित क्रांति के जनक है, भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है, एम.एस. स्वामीनाथन। जो एम.एस. स्वामीनाथन थे उन्हें जो है हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। ठीक है, फूलों से पुंकेसरों को पृथक करने की क्रिया क्या कहलाती है, जो फूल होते हैं उनसे जो पुंकेसर होते हैं उनको पृथक मतलब अलग करने की क्रिया क्या कहलाती है, विपुंसन यानी इमैस्कुलेशन कहलाती है। ठीक है, इमैस्कुलेशन कहलाती है। निम्न में से कौन सी गेहूं की विकसित प्रजाति नहीं है, निम्न में जो दे रखी है जिनमें से कौन सी जो गेहूं होती है उसकी जो विकसित यानी कि डेवलप जो प्रजाति यानी कि जो समुदाय है, सोसाइटी, वो क्या कौन सी नहीं है, जो पद्मा होती है वो एक जो है विकसित प्रजाति नहीं है गेहूं की, पद्मा एक विकसित प्रजाति नहीं है गेहूं की। 7वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी धान की विकसित प्रजाति नहीं है। अब इन्होंने बोला निम्न में से कौन सी धान की विकसित प्रजाति नहीं है, तो आप बोलोगे गंगा 101 जो है धान की एक विकसित जो प्रजाति वो नहीं है, डेवलप सोसाइटी नहीं है हम लोग की। गेहूं की पद्मा नहीं है और धान की जो चावल की है वो गंगा 101 विकसित प्रजाति नहीं है। मक्का की विकसित प्रजाति है, मक्का की और विकसित प्रजाति कौन सी है, रणजीत। जो रणजीत होती है वो मक्का यानी कॉर्न की एक विकसित प्रजाति कहलाती है। ठीक है, दूध की गुणवत्ता, अब इन्होंने बोला जो दूध की गुणवत्ता वसा की मात्रा को के मापन द्वारा मापी जाती है, इसके लिए प्रयोग होने वाला उपकरण है, इसके लिए प्रयोग होने वाला क्या उपकरण है, लैक्टोमीटर। जो लैक्टोमीटर है उसको हम लोग उसके द्वारा हम लोग दूध की गुणवत्ता को माप लेते हैं कि कितना गुणदायी है, कितना हम लोग के लिए फ़ायदेमंद है। अगला क्वेश्चन है, मुर्गी खानों में अंडे एक मशीन द्वारा से यानी हैच्ड किए जाते हैं, यह कहलाती है, मतलब कि मुर्गी खानों जो अंडे होते हैं मशीन के द्वारा निकाले जाते हैं मुर्गी से, तो ये क्या कौन सी प्रक्रिया कहलाती है, इंक्यूबेटर। जो इंक्यूबेटर वो कहलाती है जब हैच करना मुर्गी में एक मशीन द्वारा जो कहलाती वाला जो हैच कर जाते हैं अंडों को, तो वो क्या कहलाती है, इंक्यूबेटर कहलाती है, इंक्यूबेटर कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, हरी खाद से फसल की उपज कितनी वृद्धि होती है। हरी खाद से जो फसल की उपज में कितनी वृद्धि होती है, 30 से 50% तक वृद्धि हो जाती है हरी खाद से फसल की उपज में। ठीक है, निम्न में से कौन सा एक परजीवी है, निम्न में से ऐसा कौन सा एक परजीवी है, जो सारे परजीवी हैं, देखो फीताकृमि भी है, टिस्क भी है, मच्छर भी है, सब क्या है, परजीवी ही है। निम्न में से अधिक अंडे प्रदान करने वाली भारतीय प्रजाति है, ये सभी सबसे अधिक अंडे प्रदान करने वाली भारतीय प्रजाति है। व्हाइट लाइन हार्न भी है, रोड आइलैंड रेड भी है, B77 और ILS 82 भी है, ये सारी जो प्रजातियां हैं वो सबसे ज़्यादा अंडे प्रदान करने वाली भारतीय प्रजातियां हैं। अगला क्वेश्चन है, जो राइजोबियम द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए क्या आवश्यक होता है, तो फास्फोरस जो होता है राइजोबियम द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए आवश्यक होता है। और निम्न में से कौन सा एक प्रभावशाली पादप कीटनाशी है, तो ये सारे ही हैं, पायरिथ्रिन भी है, सिनेरिन भी है और निकोटीन भी है। ठीक है, तो यहाँ पे सारे होते हैं। यहाँ पे हम लोग का ये 16 चैप्टर भी खत्म होता है। अगला चैप्टर हम लोग का परिस्थितिकी यानी इकोलॉजी है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।